जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार सेशन में। मैं यूपीएसआई आदित्य सिंह इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लैंगिक संवेदनशीलता से मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके। तो सबसे पहले लैंगिक संवेदनशीलता की बात किया जाए कि जो आपका जेंडर होता है मेल और फीमेल, इस पे जो पुरुष है इसका व्यवहार दोनों के प्रति, चाहे एक महिला हो चाहे एक पुरुष हो, दोनों के प्रति जो है समान व्यवहार हो। कैसा व्यवहार हो? उसका व्यवहार समान हो। कार्य क्षेत्र हो चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, हर एक जगह पे महिलाओं को, जैसे मान लीजिए उसके घर में उसका पत्नी है, बेटी है, कार्यस्थल पे सहकर्मी है, तो उनको क्या है, प्रोत्साहित करने का कार्य करें। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ये आज आपका 7वां दिन है। फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी आज जो है आपके चैनल और हमारा चैनल, हम सबके चैनल का 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो बहुत ही मेरे लिए तो खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात जरूर होने वाला रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो है आपका प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आज ही का, मतलब एक कल ही आज का न्यूज़पेपर में है, घटना पहले का है। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर में है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रशिक्षु महिला उप निरीक्षक की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं आपको। तो ये घटना क्या हुआ है, वीडियो थोड़ा देखिएगा तब समझ में आएगा। आगरा में, जैसे हम लोगों के साथ का ही एक महिला प्रशिक्षु ने ज्वाइनिंग किया था आगरा में। फिर वहां पे एक इंस्पेक्टर साहब हैं जो क्या करते हैं, कार्यस्थल पे उनका शोषण करना चाहते हैं। तो उस महिला ने जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आगरा के हैं उनके पास जो है शिकायत किया है। ठीक है, कि ये ऐसा ऐसा कार्यवाही कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में जाके देखेंगे, आपको एक खबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ऐसे मामले जो आते हैं पुलिस के पास, इनको पुलिस को ही देखना होता है, तो आप बाहरी एजेंसियों को संदर्भित नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही आपका ए डिपार्टमेंट का ही मैटर है, तो इसमें जो है आपको जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार कार्यवाही करनी है। कमांड भूमिकाओं से आलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए। स्थानांतरण से जो एक उन्होंने किया है, ठीक है, उन्होंने ये जो कांड किया है या यौन शोषण करना चाहा है कार्यस्थल पर, उससे क्या है, स्थानांतरण का कोई लेना देना नहीं है। कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। तो ये देखिए, ये यहाँ से जो है एक चौथा ऑप्शन है। 1 मिनट में क्लियर कर दूं, एक गलती से यहाँ आ गया है, ए वाला जो है आपका यहाँ से। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन है। एक कॉपी लग रहा है, हो गया है यहाँ पे दोबारा। तो बस इतना, कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। फिर बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। तो अगर आप एक, मतलब मान लीजिए इंस्पेक्टर तक पहुंच गए हैं, अगर आप तक को अभी तक, जैसे आप पुलिस में आ गए, तो यानी आपको जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता अभी तक आ जानी चाहिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लैंगिक संवेदनशील बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तो चौथा ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन बेस्ट आंसर हो जाएगा कि हम कार्यवाही का वादा ही नहीं करेंगे, कार्यवाही भी करेंगे और आंतरिक शिकायत समिति का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये आगरा का घटना है, आप न्यूज में देखेंगे तो मिल जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, बलात्संग की शिकार एक महिला अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने आपके पास आती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे शब्द आया है बलात्संग। यूपीएसआई के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए
आपको बताना है जो भारतीय न्याय संहिता है, क्या भारतीय न्याय संहिता है उसमें बलात् संघ की परिभाषा किस धारा में दिया गया है आपको बताना है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको बलात् संघ का डिफिनेशन बताना है और बलात् संघ का दंड ये जो है आपका बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में है आपको बताना है। आपके थाने में महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी के बावजूद आप खुद ही बलात्संग पीड़िता की एफआईआर दर्ज करेंगे। तो देखिए, अगर आपके थाने में महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं, तो हर थाने में बता दें आपको महिला सेल बना होता है। क्या महिला सेल बना होता है? तो अगर कोई मान लीजिए महिला आती है, अगर वो उसका जैसे घरेलू हिंसा से पीड़ित है या बलात्संग या आपका मान लीजिए किसी और भी ऐसी घटना से पीड़ित है, तो क्या आती है महिला सेल को उसको ट्रांसफर किया जाता है कि आप अपनी बात ये जो महिला सेल में महिलाएं मतलब महिला पुलिसकर्मी हैं इनसे आप बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि एक महिला एक पुरुष से इन सब बातों को शायद खुल के ना बता सके शर्म लज्जा के कारण, तो इस वजह से क्या किया जाता है कि वो अपनी पूरी बात को बिना डरे अपनी बात को कह सके, इसी वजह से महिला सेल को क्या किया जाता है रेफर किया जाता है। पहले कि आप अपनी उनकी बात लिखवा दीजिए या कह दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बलात्संग पीड़िता अंग्रेजी भाषा नहीं जानती लेकिन आप अंग्रेजी भाषा में ही एफआईआर दर्ज करेंगे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। बलात्संग पीड़िता को मान लीजिए एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो खुद अपना एप्लीकेशन लिख के दे दे जो भी भाषा में उसको जो भी पता है, और या तो आप क्या करेंगे जो वो बोलेगी आप जो है लिखेंगे। क्या करेंगे? आप लिखेंगे। वो जो या तो महिला सेल में जो कर्मचारी है वो लिखेंगे, एक तरह से समझ लीजिए। आप बलात्संग पीड़िता को 2 दिनों को बाद आने के लिए बोलेंगे, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। क्यों? आपको भी पता है बहुत ही मतलब बड़ा दंड का अपराध है। क्या संज्ञेय अपराध की श्रेणी में बलात्संग हो गए ये सब आते हैं, तो ऐसे में आप ये नहीं कर सकते हैं कि 2 मिनट भी बाद आप नहीं कर सकते हैं, आपको तुरंत केस को सुनना पड़ेगा। क्या? तुरंत केस को सुनना पड़ेगा। आप सुनिश्चित करवाएंगे कि सभी संभावित महत्वपूर्ण संबंधों संबंधी जानकारी एफआईआर में आ जाए, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट आपके बातें हैं वो केस की एफआईआर में आ जाएं। ठीक है, हमारा चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे इन सभी में बेस्ट आंसर हो जाएगा। आप यौन शोषण कांड में जांच अधिकारी हैं और आरोपी व्यक्ति जो है रूलिंग पार्टी का नेता है। क्या? रूलिंग पार्टी का नेता है। आपने घटना देखा होगा कुछ साल पहले, यूपी का ही, ठीक है। आरोपी व्यक्ति इससे बचने के लिए आपको प्रमोशन और मनचाहा स्थानांतरण का लोभ देता है, आपको क्या कार्यवाही करना चाहिए? ठीक है, यानी कि जो नेता है उस पे यौन शोषण का आरोप है या और भी कोई चीज मान लीजिए आरोप है, वह रूलिंग पार्टी का है, यानी वर्तमान में वही पार्टी रूलिंग भी है, तो अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? प्रक्रियाओं को उल्लंघन करते हुए, यानी जो प्रोसीजर बने हैं उसका उल्लंघन करते हुए अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कार्य करना चाहिए। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना चाहिए, तो कि आप जो है पुलिस के यूनिफॉर्म में जनता के सेवक के लिए आए हैं। क्या? जनता की सेवा के लिए आए हैं, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए। तो आपको पहले जनहित देखना है। क्या? जनहित देखना है, सार्वजनिक हित देखना है, और जो आपका निष्पक्ष काम हो सके, पारदर्शी काम हो सके, उसको करना है। कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित को कुछ रुपए ऑफर करना चाहिए। तो कभी-कभी आप देखते होंगे न्यूज में आता है कि दरोगा जी समझौता कराने के नाम पे पीड़िता को क्या करते हैं, कुछ रुपए ऑफर कर देते हैं कि अ, या पुलिस अधिकारी कोई भी ऑफर कर देते हैं कि कुछ रुपए ले लीजिए और मामले को शांत कर दीजिए। ठीक है, ऐसा केस आपको सुनने में आता होगा। ठीक है, न्यूज में भी आप देखते होंगे। तो ऐसा काम एकदम नहीं करना है आपको, ये वाला काम भी एकदम नहीं करना है। ठीक है, नेता से डरकर अपना स्थानांतरण कहीं और कराना चाहिए।
तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। स्थानांतरण बदलने से वहां भी ऐसी घटनाएं आ सकती हैं, तो आपको ऐसी घटनाओं के लिए क्या है, दृढ़ निश्चय, पारदर्शी, निष्पक्ष रहना है। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हम प्रोसीजर के अनुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे, प्रोसीजर के अनुसार चलेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे। कैसा जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे। यानी इन्वेस्टिगेशन हमारा जांच की जगह पे, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है, अन्वेषण, यानी निष्पक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबंध होंगे। क्योंकि जांच जो होता है आपका, ये न्यायालय में होता है, ट्रायल जिसे बोलते हैं। आप एक पुलिस, सॉरी, ट्रायल तो विचारण हो गया, इंक्वायरी, जांच का क्या होता है, इंक्वायरी होता है, ठीक है, उसको जांच जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। आप एक पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी हैं। एक बलात्संग पीड़िता आपके थाने में एफआईआर दर्ज कराने आती है, आप क्या सुनिश्चित करेंगे। यानी कि कोई बलात्संग पीड़िता महिला है, आपके थाने में आई, वो एफआईआर दर्ज कराने, आप क्या सुनिश्चित करेंगे। बलात्संग पीड़िता की पहचान को केवल चुनिंदा प्रिंट मीडिया संस्थानों के सम्मुख ही जाहिर किया जाए, तो यह गलत होगा। बलात्संग या की जो पीड़िता होती है, उनका जो है नाम का प्रकटन नहीं होना चाहिए, क्या, उनकी पहचान का प्रकटन नहीं होना चाहिए। ऐसा आपका आईपीसी में दिया हुआ है क्या, आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में आपका दिया हुआ है कि यदि ऐसी महिला जिसके साथ ऐसा केस हुआ है, ठीक है, और उसकी पहचान का प्रकट किया जाता है, यानी पहचान उसका उजागर किया जाता है, तो उसके लिए भी सजा दिया गया है, क्या, उसके लिए भी सजा दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा। बलात्संग पीड़िता के परिवार के सदस्यों को उससे दूर रखा जाए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो उसका परिवार है मानसिक रूप से वही अगर दूर रखेंगे तो उसको लगेगा कि मेरा परिवार जो है क्या हो गया, दूर हो गया, मतलब और वो डिप्रेस्ड हो जाएगी, क्या, और डिप्रेस्ड हो जाएगी, हतोत्साहित महसूस करेगी वो महिला। तो ऐसे समय में तो उसके परिवार को और पास रहने देना चाहिए, ताकि वो लोग उसको ढाढ़स बधाएं, सब कुछ, मतलब एक सम्मान भी मिले उसको, नहीं तो लगेगा कि उसका परिवार अब छोड़ रहा है। बलात्संग पीड़िता से अपराध के संबंध में सभी सभ्य असभ्य प्रश्न पूछे जाएं, ताकि अपराधियों को सजा दिलवाई जा सके। तो अभी जो जैसे ये सब प्रश्न जो हैं आपके, क्या सभ्य असभ्य की बात किया जा रहा है, तो एक अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट का, सॉरी गवर्नमेंट का मैं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक आया था टू फिंगर टेस्ट, क्या, टू फिंगर टेस्ट, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी हटा दिया। क्यों, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय को लगता था यह एक असभ्य प्रक्रिया है, क्या, यह एक असभ्य प्रक्रिया है। तो देखिए इसी वजह से इस प्रक्रिया को हटा दिया गया। तो असभ्य नहीं होना चाहिए, क्या, असभ्य नहीं होना चाहिए, सभी प्रश्न आपके दायरे में होना चाहिए और सही होने चाहिए, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बलात्संग पीड़िता को सम्मान और संवेदनशीलता का अनुभव कराया जाए, ताकि उसे शर्मिंदगी का अनुभव ना हो, हमारा यही सही हो जाएगा। हमें उससे क्या है, दुर्भावना से नहीं देखना है। यहाँ सम्मान का मतलब है दुर्भावना से नहीं देखना है, मतलब उसको इज्जत से देखना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि ये तो रेप पीड़िता है या कुछ भी है तो आप उसको इज्जत ना दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और संवेदनशीलता, यानी कि पुरुष और महिला के प्रति समान व्यवहार जैसे किया जाता है, उसके प्रति भी समान व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसे शर्मिंदगी का अनुभव ना हो। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको खबर है कि कुछ युवा आपके क्षेत्र में रात के समय सार्वजनिक स्थान पर नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, आपकी कार्यवाही क्या होगी। तो ये जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आता है। ये जो आपका नशीला पदार्थ हो गए, अवैध शराब हो गए, कोकीन, ड्रग्स, ये सब जो बेचे जाते हैं,
तो इसमें एक रूल है कि यह जो मतलब गिरफ्तारी की जाती है या नशीले पदार्थ का वो किया जाता है, कलेक्शन मतलब उससे जब्त किया जाता है, तो यह जो है आपका सीओ की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सर्किल ऑफिसर यानी गजेटेड ऑफिसर की उपस्थिति में करना अनिवार्य है। तो देखिए ये जानकारी मैं बता दिया कि सीओ की उपस्थिति में या गजेटेड ऑफिसर की उपस्थिति में। युवकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें उनके घरों से गिरफ्तार करेंगे। तो आप बताइए क्या आपके पास सबूत मिला है क्या? आपको मैंने क्या बताया, रंगे हाथ गिरफ्तार करना इसमें जरूरी है, ठीक है? क्योंकि कोर्ट में बस आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लोग मतलब ऐसा सार्वजनिक स्थान पर बेचते हैं। कोर्ट कहेगा सबूत लाओ, क्या है सबूत? तो आप क्या है सबूत, गिरफ्तारी के समय आपको क्या है, कुछ वो जो पदार्थ रहता है नशीला पदार्थ, वह जाता है कोर्ट के पास भी जाता है, तो आप दिखा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। कोर्ट पूछेगा आपने क्यों गिरफ्तार किया, तो आप कहेंगे हमको सूचना मिला था। तो ऐसे कह दे, सूचना मिलने पे आप थोड़ी ना कर लेंगे। नशीला पदार्थ के साथ उन्हें गिरफ्तार करेंगे और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो जो भी नशीला पदार्थ वाला मामला रहता है उसमें नशीला पदार्थ के साथ सैंपल या कलेक्शन बोल सकते हैं, वो जाता भी है, सैंपल या कलेक्शन। मामले को नजरअंदाज करेंगे क्योंकि यह उनके माता पिता की जिम्मेदारी है। नहीं, मामले को नजरअंदाज नहीं करेंगे। युवा वर्ग है तो ठीक है, युवा वर्ग है, बहुत से युवाओं को प्रभावित करने वाला है, सामाजिक हित का नुकसान होने वाला है, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बच्चों के माता पिता को सूचित करेंगे और भविष्य में दोबारा पकड़े जाने पर कार्यवाही की चेतावनी देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यह जो है आदतन कर रहे हैं। क्यों आदतन जो है सामाजिक प्लेस पर कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे, तो इनकी टीम में और लोग भी हो सकते हैं, इनकी टीम में और लोग भी हो सकते हैं। कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से लाते हैं? तो अगर जब हम इनको गिरफ्तार करेंगे तो और भी लीड मिलेगा, और भी लोगों के बारे में पता चलेगा, तो इस अपराध को कम करने में हम और कारगर साबित होंगे। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में किस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वयस्क महिला को अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने या रहने का अधिकार है? तो यह जो निर्णय दिया था किसने दिया था? उच्चतम न्यायालय ने। तो आप बस इतना याद रखिएगा, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये लखनऊ का मामला था, ठीक है? क्या है? वयस्क महिला को विवाह करने का अधिकार, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, लखनऊ का मामला है, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। किसने निर्णय दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन शोषण को परिभाषित किया और कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को जिम्मेदार ठहराया? तो एक कौन सा मामला था? विशाखा बनम राजस्थान राज्य। ये दोनों जो निर्णय है या वाद हैं, यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग यूपीएसआई का भी एग्जाम देने वाले होंगे तो इन निर्णयों को लिख लेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किससे संबंधित है? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। और महिलाएं अपना पसंद का विवाह कर सकती हैं, लता बनाम आपका उत्तर प्रदेश राज्य। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक थाने के पुरुष कर्मियों के खिलाफ एक महिला कांस्टेबल की ओर से यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं। साथ ही महिला कांस्टेबल के रिकॉर्ड से यह भी आपके संज्ञान में आता है कि पूर्व में भी उक्त महिला कांस्टेबल ऐसे अपने कई सहकर्मी ऐसे आरोप, ये आरोप है, ऐसे आरोप कई सहकर्मियों पर लगा चुकी है। ऐसे में आप क्या करेंगे? पूरे थाने को चेतावनी जारी कर वहां लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे आरोप पहले भी मतलब लगे हैं, यानी कि अगर उन पे सही से कार्रवाई हुई होती तो लोग जो है मतलब सुधरे होते, लेकिन लोग सुधरे नहीं हैं।
तो यानी कि अगर आप फिर सिर्फ चेतावनी ही जारी करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। क्या सिर्फ आप प्रशिक्षण और चेतावनी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे आरोप पहले भी वहां हुए हैं, ऐसे कांड पहले भी ऐसे काम हुए हैं। महिला कांस्टेबल को बार बार ऐसा करने के लिए कड़ी फटकार लगाकर मामले को नजरअंदाज करना चाहिए नहीं। अगर आप जेंडर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, यानी महिला और पुरुष को समान अधिकार समान क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरुष कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर देना चाहिए नहीं। पहले किसी भी कार्रवाई को करने से पहले जांच जरूरी है। क्या जांच जरूरी है? ठीक है, सिर्फ निलंबित करने से काम नहीं बनने वाला है। आंतरिक शिकायत समिति जिसकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके का गठन करके मामले की जांच पूरी गंभीरता से करनी चाहिए। क्यों गंभीरता से करनी चाहिए? पहले भी जो है आरोप आपके लगे हुए हैं, पहले भी ऐसी घटनाएं आई हैं, तो आरोपों का जो है गंभीरता से जांच करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके सामने एक ऐसी परित्यक्त विधवा का मामला आता है जिसे उत्पीड़ित करने के साथ ही संपत्ति अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। आपको दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। महिला को समझाते हुए उसे विधवा आश्रम में जाकर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिला के पुनर्विवाह के लिए विभिन्न सामाजिक एवं महिला उत्थान से जुड़े समूहों से संपर्क करना चाहिए। मामले को तत्काल राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रेषित कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन क्यों गलत होगा? क्योंकि वह महिला, ये जरूरी नहीं है कि वह अपना हक मांगने आई है। ठीक है, वह विधवा आश्रम में जाना रहता तो खुद चली जाती। वो परित्यक्त विधवा जो है उत्पीड़ित है और संपत्ति के अधिकार से भी वंचित किया गया है, तो उसका अधिकार मिल सके इसी वजह से तो पुलिस के पास आई है। तो आप ऐसा जो है सलाह नहीं करेंगे, ऐसा प्रेरित नहीं करेंगे। महिला के पुनर्विवाह के बारे में आप नहीं सोचेंगे। महिला जो है जिस काम से आई है आप उसके बारे में आप काम करेंगे। मामले को तत्काल राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रेषित भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहला कार्रवाई करेंगे जो भी इसके दोषी होंगे। क्या? जो भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन देंगे और प्राथमिकी इसका दर्ज कर लेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हुए आपको निम्नलिखित में से किस कार्यवाही से बचना चाहिए? मामले की जानकारी लेने के लिए महिला से व्यक्तिगत मेलजोल बढ़ाना चाहिए और उससे मुलाकात करना चाहिए नहीं। आपको पर्सनल मेलजोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या? पर्सनल मेलजोल बढ़ाने की या मुलाकात की जरूरत नहीं है ऐसे केसेस में। ठीक है, महिला सेल की प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा कराकर मामले की जानकारी लेनी चाहिए। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी घरेलू हिंसा, रेप, इन सब के जो भी महिलाओं से संबंधित मामले आते हैं तो क्या किया जाता है, जो महिला सेल की प्रतिनिधि होती हैं उनसे जो है पहले चर्चा की जाती, कराई जाती है और जानकारी ली जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिकायत प्राप्त होने के बाद से महिला की सुरक्षा के सुनिश्चित हेतु कदम उठाने चाहिए। ठीक है, मामले को संज्ञान लेते हुए केवल विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, पूछ रहा है किस कार्यवाही से बचना चाहिए। सॉरी सॉरी, हमारा पूछ रहा है किस कार्यवाही से बचना चाहिए, यानी कौन सी कार्यवाही नहीं करना चाहिए। तो यही पहला तो हो जाएगा, यही कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। मैंने बताया भी था आपका ए तो कर सकते हो और ए भी आप कर सकते हो कि शिकायत प्राप्त हो गया तो महिला की सुरक्षा के, ठीक है, ऐसा ना हो कि उस महिला पे अब लोगों को पता चल गया है किसने कंप्लेन किया है घरेलू हिंसा, तो उसके खिलाफ कुछ और हो तो उनके परिवार वालों को भी आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए या जो भी जैसे भी है। मामले को संज्ञान लेते हुए केवल विधि सम्मत कार्रवाई करना चाहिए।
कार्यस्थल पर पुलिस कर्मियों द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने में क्या शामिल है? पुरुष पुलिस कर्मियों का महिला पुलिस कर्मियों के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार, सही है। पुरुष पुलिस कर्मियों के द्वारा महिला अपराध पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार, ये भी आपका आ जाएगा। पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा सामान्यतः समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक संवेदनशीलता का व्यवहार, तो ये सभी उपरोक्त हो जाएंगे। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्यस्थल पर पुलिस कर्मियों द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने में उपरोक्त सभी प्रकार का व्यवहार शामिल है। यानी जेंडर सेंसिटिविटी में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक जगह पे काम कर रहे हैं तो वही आएगा आपका कार्यस्थल पे। एक महिला मान लीजिए थाने पे आई तो आप उसको भी समान सम्मान देंगे। क्या आप उसको भी एक समान सम्मान समान व्यवहार करेंगे जैसे आप एक पुरुष के साथ करते हैं? आप मान लीजिए पब्लिक प्लेस पे ड्यूटी कर रहे हैं तो आप वहां पे भी हैं तो एक जो आपकी समाज की महिलाएं हैं, ठीक है, जनता में मतलब जो महिलाएं हैं, आप वहां भी क्या करेंगे? समान व्यवहार और सम्मान देंगे। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। आपका विभाग सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करना चाहता है जिसका उद्देश्य क्या है? सभी पुलिसकर्मियों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाना है। इस कार्यशाला को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? यानी पुलिस विभाग क्या करना चाहता है? कोई कार्यशाला आयोजित करना चाहता है कि पुलिसकर्मियों को लैंगिक संवेदनशील बनाया जाए। आप इस कार्यशाला में भाग लेकर क्या करेंगे? आप तो अपने परिवार की महिलाओं को काफ़ी सम्मान देते हैं। तो आप भाई अपने परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्यशाला में हर एक महिला को सम्मान देने का सिखाया जाएगा या लैंगिक संवेदनशील बनाया जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? इस आधार पे गलत हो जाएगा। आप इस कार्यशाला में जाकर अपना समय खराब करने के बजाय अपनी ड्यूटी पर जाकर अपना कर्तव्य निभाना पसंद करेंगे। तो देखिए, अगर ड्यूटी के अलावा भी जैसे जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा कार्यशाला आयोजन किए जाते हैं तो उसमें भी शामिल होना आपका उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपका ड्यूटी है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा समय खराब होगा। ऐसी कार्यशालाओं में कई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, तो इसमें भी उपस्थित आपको होना चाहिए। तो इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। आपका मानना है कि जब पुरुष और महिलाएं समान हैं, तो लैंगिक रूप से संवेदनशीलता की आवश्यकता ही क्या है? पुरुष और महिला समान हैं, लेकिन आपका पुरुषों के प्रति महिलाओं का व्यवहार जो है पुरुष और महिला दोनों के प्रति समान नहीं है, इसी वजह से लैंगिक संवेदनशीलता जरूरी है। तो आपका इस आधार पे आप बिल्कुल खुले दिमाग से इस कार्यशाला में भाग लेंगे और इस कार्यशाला का लाभ उठाकर अच्छा पुलिसकर्मी बनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। आपका मानना है कि महिलाओं के लिए पुलिस की नौकरी ठीक नहीं है। आपको यह जागरूकता भी है कि आज के समय में पुरुष महिला समान हैं और महिलाओं को पुलिस की नौकरी में जाने का भी समान अधिकार है। आपकी बेटी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है, आप क्या भूमिका निभाएंगे? आप अपनी मान्यता के अनुरूप अपनी बेटी को पुलिस विभाग की नौकरी में न जाने को बाध्य करेंगे। तो आपका बेटी का इच्छा है तो आप उसको बाध्य न करिए। क्या आप उसको बाध्य नहीं करेंगे? ठीक है। हाँ, अगर इच्छा नहीं है तब भी आप चाहते हैं, तब वो चीजें गलत हो जाएंगी। क्या? तो वहां पे क्या हो जाएगा? आप व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं। जहां पे उसका इच्छा है जिस चीज में जॉब करने का, तो वहां पे क्या है? उसका इच्छा का क्या है? आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाध्य नहीं करना है। आप अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान करेंगे और उसे अपने सपनों को साकार करने में सहायता करेंगे, सही हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी करा देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कैरियर को रोकने के लिए शादी जल्दी से करा देंगे, तो ये आपका सही नहीं रहेगा। आप अपनी बेटी को पुलिस विभाग में जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन उसकी तैयारी के लिए आर्थिक सहायता करने में असमर्थता जाहिर कर देंगे। ये भी एक तरह से आपका क्या हुआ? आर्थिक असमर्थता जाहिर करना, मतलब जानबूझ के रुकावट डालना है। तो ये भी काम आप
नहीं करेंगे। पुलिस की नौकरी पिछले दशक में पुलिस विभाग में हजारों की संख्या में महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। इस संबंध में एक पुरुष पुलिस कर्मी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पुलिस की नौकरी शारीरिक बल का कार्य है, इसलिए महिलाओं के स्थान पर पुरुषों की भर्ती पुलिस विभाग में होती तो कानून व्यवस्था बेहतर होती। ऐसा नहीं है, महिलाएं भी पुलिस विभाग में बेहतर से बेहतर कार्य कर रही हैं और कंधा से कंधा मिला के मतलब बराबरी का काम कर रही हैं। ठीक है, तो जैसे एक पुरुष का होना जरूरी है, उसी तरह महिलाओं का भी पुलिस विभाग में होना जरूरी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत सोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत सोच हो जाएगा। समाज की विविधता यानी समाज में जो डाइवर्सिटी है, उसी के तरह पुलिस बल में भी डाइवर्सिटी विविधता होनी चाहिए, यानी महिला पुरुष होना चाहिए। सही हो जाएगा। महिला पुलिसकर्मी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव में आकर अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए पुरुषों की भर्ती ही सही विकल्प है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, महिलाएं भी पुलिस विभाग में अच्छा काम कर रही हैं। महिला पुलिसकर्मी कागजी कार्रवाई अच्छे से कर पाती, इसलिए उनकी नियुक्ति क्षेत्र में नौकरी के नियुक्ति क्षेत्र में कार्यालय में की जानी चाहिए। ये नौकर नहीं रहेगा, ये गलत लिखा गया है, कार्यालय में की जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है सिर्फ कार्यालय में अच्छा काम कर सकती है, वो हर जगह फील्ड में भी आपका अच्छा काम कर रही है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। किस प्रकार के विचार लैंगिक समानता का उल्लंघन नहीं है? महिलाओं को पुलिसिंग की मुख्य धारा में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों को टेलीफोन ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर जैसे भूमिकाएं ही दी जानी चाहिए। ये कह रहा है यानी सिर्फ ऐसे ही पोस्ट दिए जाने चाहिए, नहीं, महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष पुलिसकर्मियों के समान ही उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति और कार्य मिलना चाहिए। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अच्छे खाते पीते परिवार की लड़कियों को पुलिस आरक्षी नहीं बनना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर इच्छा उनका है तो जरूर जाएं, अच्छा है। आपका एक मित्र गलत तरीके से अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच करवा लेता है और भ्रूण के कन्या होने की दशा में पत्नी का गर्भपात करवाने का निर्णय लेता है। जब यह बात आपको पता चलती है तो आप क्या करेंगे? आप इससे अनजान बने रहेंगे? ये गलत चीज है, अनजान नहीं बने रहेंगे। मित्र से कहेंगे वह शीघ्र ही गर्भपात करवा ले, ये भी गलत हो जाएगा। आप पुलिस में क्या करेंगे? रिपोर्ट कर देंगे ताकि गर्भपात कराने से पहले बचाया जा सके। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत हो जाएगा। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण होता है, इसका मुख्य क्या काम है? जनता की शिकायतों के लिए है, आरोपों की जांच के लिए है। तो एक किसके लिए है? जनता की शिकायतों तथा आरोपों की जांच जो है निष्पक्ष एवं बिना किसी भेदभाव एवं पक्षपात के करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक दिन आप अपने कार्यस्थल पर पहुंचने पर देखते हैं कि आपका बैठने का कार्य स्थान को दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी आप जहां पहले बैठते थे, मान लीजिए आप पहले बढ़िया जगह बैठते थे एसी में, अब आपका उठा के कूलर में कर दिया गया है कहीं। तो आप बहुत असहज महसूस करने लगते हैं और पुनः अपनी सीट पुराने स्थान पर करने की बात बॉस से करते हैं, यानी मान लो एसएचओ महोदय से कहेंगे या किसी से कहेंगे। तो ये आपका गलत चीज हो जाएगा। किसी कारण से ही आपका स्थान वहां पे चेंज किया होगा, कोई न कोई तो कारण होगा। ऐसे परिवर्तन को अपना घोर अपमान समझकर नौकरी छोड़ने की बात सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं है, नए स्थान पर भी आप उसी प्रसन्नता और उत्साह से कार्य करते हैं जैसे पुराने स्थान पे करते थे। हमारा यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम जहां भी जाएंगे हमको प्रसन्नता से और उत्साह से कार्य करना चाहिए। लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? तो लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? स्त्रियों के प्रति व्यवहार से। किसके प्रति? स्त्रियों के प्रति व्यवहार से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी?
तो ये शुरुआत हुई थी आपका 22 जनवरी 2015 को, और कहां से हुई थी? हरियाणा में पानीपत से। तो याद रखिएगा, ये भी महिलाओं से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। इन योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 10 वर्ष से कम उम्र की महिला जो बच्चियां हैं उनके लिए ये योजना है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो एक की गई थी 1 जनवरी 2017 को। कब? 1 जनवरी 2017 को। इसमें जो है गर्भवती महिलाओं को प्रथम बार जो है मेरे ख्याल से 5,000 रुपए और द्वितीय बार 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इस योजना के बारे में देख लीजिएगा, ये 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है ये योजना। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? तो देखिए, कब शुरुआत की गई थी? 2016 में शुरुआत की गई थी, और कहां से की गई थी? बलिया से शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना भी आपका कब किया गया था? 22 जनवरी, 1 मिनट, सुकन्या समृद्धि योजना भी आपका कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि, इन दोनों का जो है 22 जनवरी 2015 है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका? 1090 है, ठीक है। और बच्चों के लिए क्या है? 1098 आपका बच्चों के लिए है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है आपका, वर्ष 2005 में पारित किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये आपका वीडियो का मुझे लगता है कि लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसे ही शानदार कंटेंट जीके में और भी कई सब्जेक्ट में, मैथ में आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हर बृहस्पतिवार को और सोमवार को यूपी पुलिस का हम आपके लिए टेस्ट कराते रहते हैं, उन टेस्ट को जरूर दीजिए। पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक है, यानी पुलिस एवं जनता का संबंध अनुकूल हो, उसके लिए क्या आवश्यक है? जनता सदैव पुलिस से डर कर रहे, नहीं, जनता जो है पुलिस का एक साथी की तरह रहेगी तब काम बनेगा। पुलिस को जनता के दबाव में रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पुलिस तथा जनता को एक दूसरे की समस्याएं तथा दृष्टिकोण समझना चाहिए, यानी एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। उपरोक्त में से आपका कोई नहीं, गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं हमारा टेलीग्राम में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है यूपीएसआई आदित्य सिंह। टेलीग्राम ग्रुप का मैं नाम बता देता हूं, तो आप जरूर सर्च करिएगा यूपीएसआई आदित्य सिंह। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। 3000 से अधिक लोग जो है इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। इस ग्रुप में 3000 से अधिक लोग हो चुके हैं, लगभग 3400 लोग, ठीक है। तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बने, वहां पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।